कमांडो शेर खान का निशाना इतने करीब से कभी खता नहीं किया था। पिस्तौल से निकली हुई 3 गोलियों की ठक 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 की आवाज के साथ ही भारतीय फौजी लड़खड़ाकर आगे को गिर पड़ा। शेर खान को मालूम था कि तीनों गोलियां भारतीय फौजी की खोपड़ी को उड़ाती हुई निकल गई हैं और वो अब जमीन से कभी नहीं उठेगा। वो दौड़कर भारतीय फौजी की तलाश के पास गया और सबसे पहले इसकी ब्रेन गन इसकी अकड़ी हुई उंगलियों में से जुदा करके एक तरफ झाड़ियों में फेंक दी और वहीं ऊंधा लेट कर पीछे कुतुबुद्दीन को इशारा किया। कुतुबुद्दीन ने यह सारा मंजर देख लिया था। वो कोहनियों के बल तेजी से रेंगकर शेर खान के पास आ गया। इस वक्त शेर खान ऊंधे लेटे लेटे भारतीय फौजी की लाश की तलाशी ले रहा था। इसे कालकोठरी की चाबी की तलाश थी। आखिर इसने लाश की पतलून की छोटी जेब में से एक चाबी मिल गई। शेर खान ने लेटे लेटे कुतुबुद्दीन को पीछे झाड़ियों की पोजीशन में जाने को कहा और खुद कालकोठरी के दरवाजे की तरफ खिसकने लगा। वो दरवाजे के पास आकर रुक गया। लेटे लेटे इसने गर्दन मोड़कर इसकी तरफ देखा। जिस तरफ दरख्तों के पीछे कुछ फौजी गाड़ियां खड़ी थी वहां रोशनी हो रही थी, मगर कोई फौजी दिखाई नहीं दे रहा था। शेर खान उठकर घुटनों के बल बैठ गया। बंद दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इसने चाबी ताले के सुराख में डालकर घुमाई। ताला खुल गया। शेर खान दिल में यही दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह पाक, अपना आदमी शाहद अली इसी कालकोठरी में ही मौजूद हो। शेर खान ने सिर्फ इतना ही दरवाजा खोला जिसमें से वो अंदर दाखिल हो सके। कोठरी में अंधेरा था। नीम खुले दरवाजे में से अंदर आती रोशनी में शेर खान ने जमीन पर किसी को सोते हुए देखा तो जल्दी से इसके पास जाकर देखा। वो कमांडो शाहद अली ही था। इसने इसे झंझोड़ कर जगाया और कहा, यहां से निकल चलो, मैं शेर खान हूं। शाहद अली उठकर बैठ गया। शेर खान ने इसके बाजू को पकड़कर कहा, चल सकते हो? शाहद अली ने कहा, हाँ। शेर खान दरवाजे की तरफ दौड़ा। बाहर निकलते ही वो झुक गया ताकि दूर से देखा ना जा सके। शाहद अली ने भी जो इसके पीछे था ऐसा ही किया। कुतुबुद्दीन झाड़ियों की ओट में छुपा इन्हें देख रहा था। दोनों दौड़ते हुए इसके करीब से गुजरे तो कुतुबुद्दीन भी उठकर इनके पीछे दौड़ पड़ा। गटर का मेन होल ज्यादा दूर नहीं था। वहां पहुंचते ही पहले कुतुबुद्दीन नीचे उतरा। इसने ऑक्सीजन मास्क चढ़ाया और लोहे की सीढ़ी उतरने लगा। शेर खान ने फालतू ऑक्सीजन मास्क शाहद अली को दिया। इसने और शेर खान दोनों ने मास्क मुंह पर चढ़ा लिए। शेर खान ने शाहद अली को अपने और कुतुबुद्दीन के दरमियान कर लिया। सबसे आगे कुतुबुद्दीन था जिसने टॉर्च रोशन कर ली थी। टॉर्च की रोशनी में वो सीढ़ियां उतरकर बड़े पाइप की गुलाई वाली दीवार के साथ चलने लगा। एक टॉर्च शेर खान ने भी रोशन कर ली थी। शेर खान ने मेन होल में से नीचे उतरने के बाद ढक्कन से मेन होल का मुंह बंद कर दिया था। इस तरह वो किसी हद तक महफूज हो गए थे, क्योंकि अगर इस दौरान कैंप में कमांडो शाहद के फरार का इल्म भी हो जाता तो शायद ही किसी का इस तरफ ध्यान जाता कि कैदी गटर में उतरकर फरार हुआ है। वापसी पर इन्होंने बड़े पाइप के अंदर अपनी रफ्तार तेज कर ली थी। आखिर वो गटर के पाइप में से बाहर निकल के गैस मास्क उतारकर इन्होंने वहीं खाई में फेंक दिए और ढलान की पगडंडी पर दौड़ पड़े। मास्टर सिपाही रशीद अहमद बेचैनी से इनका इंतजार कर रहा था। जीप से उतरकर वो अंधेरे में इधर से उधर टहल रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो निगाहें उठाकर दूर फौजी कैंप की रोशनियों की तरफ देख लेता था। किसी भी वक्त खतरे का अलार्म वहां चीख चीख कर कैदी के फरार होने का ऐलान कर सकता था, मगर अभी तक कैंप में खामोशी तारी थी। लेकिन शेर खान और कुतुबुद्दीन भी नजर नहीं आ रहे थे। अचानक रशीद अहमद को दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से पिस्तौल निकालकर जीप की ओट में हो गया। आवाजें इसकी तरफ आ रही थी। जब अंधेरे में से 3 इंसानी साए निकलकर इसकी तरफ बढ़े तो रशीद अहमद ने अपने मजाहतों को पहचान लिया था। तीसरे मजाहत को देखकर रशीद अहमद लपक कर जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और इंजन स्टार्ट कर दिया। शेर खान ने आते ही कहा, रशीद अहमद निकल चलो, ब्रेक गाड़ी को कहीं ना लगाना। कुतुबुद्दीन और शाहद अली जीप में पीछे और शेर खान आगे बैठ गया और जीप तेजी से आगे निकल गई। रशीद अहमद को मालूम था कि इसे जंगल और टीलों में से निकलकर रायपुर शहर को जाने वाली सड़क पर जाना है। जीप की बत्तियां इसने रोशन कर दी थीं। रास्ते से पूरी तरह वाकिफ था।
जीप देखते ही देखते पहाड़ी टीलों से निकलकर एक छोटी कच्ची सड़क पर आ गई। जीप के अंदर कुतुबुद्दीन और कमांडो शाहद अली बैठे थे। कुतुबुद्दीन ने थैले में से कुर्ता पजामा और चप्पल निकालकर शाहद अली को दी और कहा, कपड़े बदल लो। शाहद अली ने अपने गंदे कपड़े उतार कर दूसरा कुर्ता पजामा पहन लिया। कुतुबुद्दीन ने पूछा, तुम ठीक हो ना? हाँ, शाहद अली ने कहा। कच्ची सड़क जंगल के मगरबी किनारे के साथ साथ जाती आगे जाकर मुड़ गई थी। शेर खान ने कहा, हम रायपुर वाली सड़क पर जाएंगे। रशीद अहमद ने जीप की स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं जानता हूं। जीप कच्ची सड़क पर काफी तेज जा रही थी और दचके लग रहे थे। दूर से 2-3 झलमलाती बत्तियां नजर आने लगीं। रशीद अहमद ने कहा, ये बड़ी सड़क की बत्तियां हैं। 4 मिनट के बाद जीप रायपुर जाने वाली पक्की और कुशादा सड़क पर हवा से बातें कर रही थी। रायपुर रोड पर आधे घंटे की मुसाफत तय करने के बाद रशीद अहमद ने इस सड़क को छोड़ दिया और जीप को एक छोटी सड़क पर डाल दिया। साथ ही इंजन के शोर में इसने बुलंद आवाज में शेर खान से कहा, हम शाहबाद से तांदूर और आगे गुलबर्गा से होते हुए शोलापुर जाएंगे। शाहबाद और आगे तांदूर पहुंचते पहुंचते आसमान पर सुबह के आसार नमूदार होने लगे थे। शेर खान ने कहा, अभी तक हम गुलबर्गा नहीं पहुंचे, शोलापुर किस वक्त पहुंचेंगे? रशीद अहमद ने कहा, शोलापुर यहाँ से बहुत दूर है। गुलबर्गा से आगे इकालकोट के जंगल में रुकेंगे। वहां जाकर सोचेंगे कि शोलापुर कैसे जाया जाए, क्योंकि इस वक्त तक शाहद अली के अफराद का कैंप वालों को पता चल चुका होगा और बहुत मुमकिन है कि पुलिस और फौज ने इकालकोट, गुलबर्गा और शोलापुर जाने वाली सड़कों को भी नाकाबंदी कर रखी हो। रशीद अहमद ने बड़ी सड़कों और शहराओं को छोड़कर जीप को इन रास्तों पर डाल लिया था जो पहाड़ी टीलों और देहातों में से गुजरती थे। गुलबर्गा पहुंचते पहुंचते दिन निकल आया। रशीद अहमद गाड़ी को गुलबर्गा के मकामात से निकालकर इकालकोट जाने वाली छोटी सड़क पर ले आया। ये एक सियाली सड़क थी जो वीरान पहाड़ी टीलों में से होकर इकालकोट को जाती थी। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। रशीद अहमद ने एक टीले के पास जीप रोक दी। यहाँ एक छोटा सा झरना बह रहा था। जीप का इंजन भी गर्म हो गया था। रशीद अहमद, शेर खान और शाहद अली और कुतुबुद्दीन जीप में से निकल आए। शेर खान ने शाहद अली को गले लगा लिया और कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हालत में हमारे पास वापस आ गए। शाहद अली की शेफ काफी बड़ी हुई थी। चेहरा भी पहले से कमजोर दिखाई दे रहा था। कहने लगा, जिंदगी बाकी थी, बच गया, वगरना भारतीयों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। झरने का पानी एक छोटे से तालाब में गिर रहा था। वहां इन्होंने मुंह हाथ धोया, पानी पीकर ताजा दम हुए। कुतुबुद्दीन और रशीद अहमद ने रेडिएटर का गर्म पानी बदला, पहियों पर ठंडा पानी डाला, पेट्रोल चेक किया और कुतुबुद्दीन से कहा, तेल ज्यादा नहीं है, इकालकोट तो पहुंच जाएंगे ना? कुतुबुद्दीन ने पूछा। रशीद अहमद ने कहा, मेरा ख्याल है पहुंच जाएंगे। इकालकोट का छोटा सा शहर गुलबर्गा और शोलापुर के दरमियान वाक़या है। ये जंगलाती टीलों वाला इलाका है और इसके जंगलों में हर किस्म के दरिंदों की बहुतायत है। रशीद अहमद ने शेर खान को बताया कि हम किसी जमाने में गुलबर्गा से इस जंगल में शिकार खेलने आया करते थे। शेर खान ने कहा, जैसा कि तुमने बताया है कि हमारे पास सिर्फ अकालकोट तक पेट्रोल है, तो इसके आगे शोलापुर तक कैसे पहुंचेंगे? रशीद अहमद बोला, इसका इंतजाम हो जाएगा, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। 10-15 मिनट वहां रुकने के बाद वो लोग आगे रवाना हो गए। 2 घंटे बाद इनकी जीप इकालकोट के शहर को बाएं जन्म छोड़ती हुई आगे निकल गई। 6-7 किलोमीटर के बाद दूर से दिन की रोशनी में दरख्तों के झुंड नजर आने लगे। रशीद अहमद ने शेर खान को बताया कि ये इकालकोट के जंगल हैं। यहाँ सड़क खत्म हो गई थी और अब इनकी गाड़ी घास और झाड़ियों के एक वीराने में से गुजर रही थी। जीप आखिरकार जंगल में दाखिल हो गई। ये वही जंगल था जहां मास्टर सिपाही रशीद अहमद किसी जमाने में अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने आया करता था। वो इस जंगल के नशीबो फराज से वाकिफ था। जंगल के अंदर जाकर एक जगह स्याह रंग की ऊंची ऊंची चट्टानें खड़ी थी। इनके दरमियान एक चश्मा बह रहा था। रशीद अहमद ने जीप एक तरफ खड़ी कर दी। कुतुबुद्दीन ने तेल चेक करने के बाद कहा, 10-12 किलोमीटर का तेल बाकी बचा है। रशीद अहमद बोला, अल्लाह का शुक्र है कि हम इस जंगल तक पहुंच गए हैं। इसने कुतुबुद्दीन, शाहद अली और शेर खान से कहा, तुम लोग यहाँ आराम करो, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ।
इस जंगल में खाने पीने का बंदोबस्त हो सकेगा? यहाँ करीब ही एक छोटा सा गांव है, वहां से कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। मैं अभी आता हूँ। रशीद अहमद चला गया। कुतुबुद्दीन, शाहद अली और शेर खान चश्मे के पास बैठ गए। शाहद अली ने शेर खान से कहा, यहाँ से आगे हम बम्बई तक कैसे जाएंगे? कुतुबुद्दीन ने भी मुझे यही बताया कि हम बम्बई जा रहे हैं। शेर खान बोला, मुंबई एक तो बहुत बड़ा शहर होने की वजह से हमारे लिए बहुत महफूज जगह होगी। दूसरे, मुंबई में कुतुबुद्दीन के मुताबिक इनका एक आदमी मौजूद है जिसकी मदद से हम मुंबई में रूपोश होकर रह भी सकेंगे और वहां से कश्मीर की तरफ जाने का इंतजाम भी हो जाएगा। शाहद अली ने कहा, यहाँ से आगे शोलापुर है, फिर इससे भी आगे काफी दूर मुंबई का शहर है। ये सारी मुसाफत हम किस तरह तय करेंगे? कुतुबुद्दीन कहने लगा, शोलापुर तक हम किसी लारी वगैरह में जाएंगे। शोलापुर से आगे हमारा प्रोग्राम पुणे तक ट्रेन में सफर करने का है। इसके बाद सूरत हाल को देखकर फैसला करेंगे। अगर हालात मुवाफिक हुए तो हम पुणे से मुंबई बजरिया रेल ही जाएंगे। अगर रास्ते में कोई खतरा हुआ तो हम कोई दूसरा फैसला करेंगे। मास्टर सिपाही रशीद अहमद कुछ खाने को ले आया जो इन्होंने वहीं बैठकर खाया। चश्मे में शाहद अली नहा धोकर ताज़ा दम हो गया। रशीद अहमद ने कहा, गांव से हमें एक बैलगाड़ी मिल जाएगी जो हमें आगे कस्बे में पहुंचा देगी। वहां से हमें शोलापुर जाने वाली लारी मिल जाएगी। कुछ देर आराम करने के बाद ये सरफरोश जंगल से निकलकर इस छोटे से गांव में आ गए जहां से रशीद अहमद खाने पीने का सामान लाया था। वहां वो एक बैलगाड़ी में सवार होकर अगले कस्बे की तरफ रवाना हो गए। ये सफर काफी तवील था। बैलगाड़ी की सुस्त रफ्तारी ने इसे और ज्यादा तवील बना दिया था। बहरहाल वो शाम होने से पहले पहले अगले कस्बे में पहुंच गए। वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि शोलापुर जाने वाली लारी सुबह को जाएगी। रात इन्होंने वहीं एक खेत में लेटकर गुजारी। अगले दिन शोलापुर जाने वाली लारी में सवार हो गए। देहाती इलाका होने की वजह से वहां हालात नॉर्मल थे और किसी किस्म का कोई खतरा इनके सरफरोशों को महसूस नहीं हो रहा था। शोलापुर बड़ा शहर था, वहां वो खतरे से दो चार हो सकते थे। सारा दिन लारी में गुजर गया। शाम हो गई। रात के पहले पहल लारी शोलापुर पहुंची। लारी के स्टैंड से उतरने के बाद फौरन मास्टर सिपाही रशीद अहमद इन सब को अपने साथ शहर से बाहर एक गैर आबाद जगह पर ले गया जहां दरख्तों के घने झुंड थे और एक नदी इनके दरमियान बह रही थी। इनका प्रोग्राम वहां से आगे पुणे तक ट्रेन में सफर करने का था। रशीद अहमद बोला, रात हम यहाँ गुजारेंगे। सुबह स्टेशन पर जाकर मैं सूरत हाल का जायजा लूंगा। रात नदी के किनारे ही इन्होंने कुछ देर सोकर और कुछ देर बातें करते गुजार दी। सुबह सुबह रशीद अहमद शोलापुर के रेलवे स्टेशन की तरफ चला गया। वापस आकर इसने बताया कि शोलापुर से दोपहर के बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन पुणे से होती हुई सीधी मुंबई जाती है। शेर खान ने रशीद अहमद से ही पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? रशीद अहमद बोला, हम किसी ट्रेन से भी जाएं तो खतरा तो हमारे सर पर मंडलाता रहेगा। इस ट्रेन का ये फायदा है, ये हमें सीधी मुंबई पहुंचा देगी। मेरा तो ख्याल है तुम्हें यही ट्रेन पकड़नी चाहिए। शाहद अली ने पूछा, तो क्या तुम हमारे साथ मुंबई नहीं जाओगे? रशीद अहमद ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से ट्रेन में सवार करके वापस हैदराबाद में आ जाऊंगा। मेरा वहां पहुंचना भी बहुत जरूरी है। शेर खान कहने लगा, जिस तरह तुम बेहतर समझते हो वैसे ही करूंगा। कुतुबुद्दीन ने कहा, इसका मतलब है हमें दोपहर तक इस जगह छुपे रहना चाहिए। बिल्कुल यही रहना होगा। रशीद अहमद ने कहा, मैं अपने साथ कुछ खाने पीने को ले आया हूँ। शोलापुर से मुंबई को ट्रेन दोपहर 2:15 पर चलती थी। दरख्तों के झुंड से वो एक एक करके दिन के 1:30 बजे निकल के पड़े। इनके पास जो असला वगैरह था वो रशीद अहमद के मशवरे पर इन्होंने वही नदी किनारे दरख्तों के दरमियान एक जगह गड़ा खोद कर छुपा दिया था। सब अलग अलग चलकर स्टेशन पर पहुंचे। रशीद अहमद पहले पहुंच चुका था। इसने शोलापुर से मुंबई तक के 3 टिकट खरीद कर अपने पास रख लिए थे। जब कुतुबुद्दीन, शाहद अली और शेर खान स्टेशन पर आए तो रशीद अहमद ने इन्हें टिकट दिए और कहा, कुतुबुद्दीन, शाहद अली और शेर खान और तुम अलग अलग डब्बों में सफर करोगे, लेकिन रास्ते में तुम दोनों साथियों की खैरियत मालूम करते रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुतुबुद्दीन बोला, इसकी तुम फिक्र ना करो। रशीद अहमद ने शेर खान और शाहद अली को गले लगाते हुए कहा, यहाँ मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा।
वैसे मैं प्लेटफार्म पर ही रहूंगा, जब तुम्हारी ट्रेन चल पड़ेगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। अब तुम लोग जाओ, अल्लाह के सुपुर्द। प्लेटफार्म पर मुंबई जाने वाली गाड़ी तैयार खड़ी थी। शेर खान, शहाद अली और कुतुबुद्दीन अलग अलग डब्बों में सवार हो गए। रशीद अहमद मास्टर सिपाही प्लेटफार्म पर एक जगह दूर खड़ा तीनों सरफरोशों को ट्रेन में सवार होते देख रहा था। प्लेटफार्म पर रेलवे पुलिस के 2-4 संतरी और मिलिट्री पुलिस के 3 जवान भी मौजूद थे, मगर हालात नॉर्मल थे। जब ट्रेन चल पड़ी और प्लेटफार्म से निकल गई तो रशीद अहमद वहां से वापस रवाना हो गया। शोलापुर से पूना और वहां से मुंबई तक का सफर भी खासा लंबा था। पूरा आधा दिन और सारी रात ट्रेन सफर करती रही। कुतुबुद्दीन दरमियान में किसी न किसी स्टेशन पर उतरकर अपने साथियों को दूर से देखकर हालात मालूम कर लेता था। पूना के रेलवे स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस की नफरी कुछ ज्यादा ही थी, मगर मुसाफिरों का रश भी बहुत था। कोई गैर मामूली बात ना हुई और ट्रेन मुंबई की तरफ रवाना हो गई। दिन ढल रहा था जब ये लोग मुंबई पहुंचे। कुतुबुद्दीन ने शेर खान और शहाद अली को रास्ते में अलग अलग करके बता दिया था कि इन्हें मुंबई के स्टेशन से निकलकर किस तरफ जाना है, ये होकर इसका इंतजार करना है। वो मुंबई के स्टेशन से इकट्ठे नहीं निकलना चाहते थे, इन्होंने ऐसा ही किया। शहाद अली अलग होकर और शेर खान अलग होकर एक ऑटो और रिक्शे में बैठकर इस जगह पहुंच गया जहां पहुंचने के लिए कुतुबुद्दीन ने इन्हें कहा था। कुतुबुद्दीन पहले ही से वहां पर एक टैक्सी लेकर मौजूद था।